So good evening everyone. Is there any doubt in whatever we studied in last class? Is it clear up to here? Fine. So in today's class we will start by defining the SI unit of work. So what was the SI unit of work? It was 1 joule. Joule is the SI unit of work, right? So we will define 1 joule of work. 1 joule of work कितना work होता है? That we will define. All right? So next is 1 joule. 1 joule को हमें define करना है. So 1 joule क्या होता है ये देखो. As we know, W is equals to F into S. So when F is equals to 1 Newton and S is equals to 1 meter, then W is equals to 1 joule. कहने का क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट करता है ऑफ 1 न्यूटन और इस 1 न्यूटन के फोर्स के वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां से यहां 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है. ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है. दिस डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर. Then we say that the work done by this force is 1 न्यूटन. ठीक है, तो ये समझने के लिए था. एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये देखो. If a force of 1 Newton displaces an object through 1 meter, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स जो है it is displacing the object through 1 meter, then the work done by the force is said to be 1 joule. यहां पे एक एड ऑन कर लेना along the line of action of force. So if a force of 1 Newton displaces an object through 1 meter along the line of action of force, then the work done by the force is said to be 1 joule. Okay? Any doubt here? Alright, जैसे जैसे कॉपी होता जाएगा, everybody has to confirm in the chat, right, that you have copied it.
Fine. Let us move on to another topic. Next is positive work and negative work. पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क. देखो पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क क्या होता है. पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, व्हेन द फोर्स acting on an object and the displacement of the object is along the same direction. So when the force acting on the object and the displacement of the object are along same direction, then the work done by that force is said to be positive. Then the work done by that force is said to be positive. ठीक है. It means that जिधर फोर्स, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, ठीक है. तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम कहते हैं वर्क डन बाय दैट फोर्स इज पॉजिटिव. यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, हियर एंगल बिटवीन F and S इज 0 डिग्री. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है. 11 ने whatever I have taught it will be in the recording. हमने काफी अभी आगे से कर लिया है, so you just copy this thing and recording से you will see that हमने पीछे और क्या किया है. So is it clear? यहाँ पे बात समझ में आ गई सभी को, पॉजिटिव वर्क क्या चीज होता है. अच्छा, पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल देख लेते हैं. पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं नेगेटिव वर्क स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है. पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल देखो. सपोज this is the object, this is the floor, और एक स्ट्रिंग से इसको पुल किया जा रहा है. दिस इज अ पर्सन विच इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल कर रहा है, ठीक है. दिस इज अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है. सो अ पर्सन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट. चिराग अभी अपने समझने के लिए ड्रॉ कर लो, ठीक है. एग्जाम्पल में सिर्फ तुम लिख लोगे तो भी दैट विल बी ओके, ठीक है. समझाने के लिए भी अपने समझने के लिए ड्रॉ कर लेना. एग्जाम में यू कैन जस्ट राइट थिंग्स, ठीक है. सो अ पर्सन पुलिंग एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ. यहाँ पे लिखना व्हेन अ पर्सन is pulling an object towards himself
and the object move towards him, then the work done by that person is positive. Person is positive. दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. ये ग्राउंड की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको किधर पुल कर रहा है? नीचे की तरफ पुल कर रहा है, और ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है. सो अगेन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव. सो वर्क डन by gravitational force when the object is falling towards earth is also positive. तो ये हमने दो एग्जांपल लिया पॉजिटिव का. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. ध्यान बस एक ही रखना है, जिधर फोर्स लग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन बाय दैट फोर्स इज पॉजिटिव. फाइन. सो नेक्स्ट मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, दैट इज नेगेटिव वर्क का. हम देखते हैं नेगेटिव वर्क क्या होता है. नेगेटिव वर्क में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होता है. सो नेक्स्ट हेडिंग इज नेगेटिव वर्क. सो नेगेटिव वर्क में क्या होता है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and displacement is opposite. Direction of force applied on object and displacement are opposite to each other, then
work done by this force is said to be negative. इसमें क्या होता है कि अगर फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, इधर के डायरेक्शन में है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि also when the force opposes motion, when the force है ये opposes motion of a body, then it is said to be negative. Then the work done by it, then the work done by it is said to be negative. ठीक है, when the force opposes the motion of a body, then the work done by it is said to be negative. इसका भी एग्जांपल देखते हैं. First is work done by brakes of a moving vehicle. कोई व्हीकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, अब उसमें ब्रेक्स लगा दिया गया है, तो ब्रेक्स क्या करता है, उसके मोशन को अपोज करता है, सो द वर्क डन बाय द ब्रेक्स इज नेगेटिव. ब्रेक क्या करे, एक फोर्स लगा रहा है ना, वो फोर्स उसके ओरिजिनल मोशन को अपोज कर रहा है, तो इस केस में वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज नेगेटिव. so this is first example. दूसरा एग्जाम्पल है वर्क डन बाय फ्रिक्शन. Okay, Kritin, let me change my network. Kritin, is my voice clear now? No. Is anybody else having a issue with the voice? So Kritin, everybody else, the voice is clear. So it must be a network issue with you. So please check the network. All right. So we will continue. Next is work done by frictional force. Now frictional force क्या होता है ना, अगर मान लो this is an object और ये ऑब्जेक्ट जो है सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो जो फ्लोर और ऑब्जेक्ट जहां पे कांटेक्ट में है, मींस दिस पार्ट, यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं.
फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल f। तो हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट जिधर भी मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अगेंस्ट काम करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होता है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल भी हम देखते हैं। तीसरा एग्जांपल इज, सपोज दिस इज द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, लेकिन इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे लाना चाह रहा है, तो अगेन द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर इज नेगेटिव। तो तीसरा केस क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स on an object moving upward is negative। कृतिन, आई थिंक तुम्हारे नेटवर्क में कुछ इशू है। वैसे तो आज रात को मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो यू कैन सी द वीडियो और यू कैन चेंज योर नेटवर्क कनेक्शन। अगर वाईफाई है तो फोन डेटा को स्विच करके देखो, और अगर फोन डेटा यूज कर रहे हो तो किसी और फोन का हॉटस्पॉट यूज करके देखो, मे बी। Okay, if you are having a severe problem, then you can leave the session. I will be uploading this video. Right? Yes, चिराग, मैंने ये थर्ड के लिए लिखा है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड इज नेगेटिव। ये थर्ड वाले केस को इलैबोरेट कर रहा है। सेकंड वाले में तो फ्रिक्शन की बात हो रही है ना, थर्ड वाले के लिए ये है। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सभी ने लिख लिया है? पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया भाई? एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.1 पेज नंबर 148। Try to solve this question. NCERT example 11.1 page number 148. Try to solve this question.
So the question is, a force of 5 Newton is acting on an object, right? A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. So question क्या है? Question ये कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है. कितने का फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. एंड इस 5 न्यूटन के फोर्स के लगने की वजह से ऑब्जेक्ट जो वो डिस्प्लेस हो गया. कितना डिस्प्लेस हो गया? 2 मीटर डिस्प्लेस हो गया. तो 2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट फाइनली अब यहाँ पे आ चुका है. तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. ऑब्जेक्ट ए से बी पे आ गया. So question is, what is the work done by the force? We have to find the work done by the force. So tell me the work done. Yes, work done is positive. That is correct. But what is the value of the work done? मैंने फॉर्मूला बताया हुआ वर्क डन का. लास्ट क्लास में मैंने एंड में यही बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है. Yes, correct. So we know that work is equals to force into displacement. फोर्स कितने का है? 5 न्यूटन का है. और डिस्प्लेसमेंट कितने का है? 2 मीटर का है. सो इट इज 10 न्यूटन मीटर. और न्यूटन मीटर को हम क्या लिखते हैं? जूल भी लिखते हैं. सो द वर्क डन इज 10 जूल. द वर्क डन इज 10 जूल. ठीक है? इज इट क्लियर? कृतिन, इज इट क्लियर? Okay, now see example 11.2. Everybody see example 11.2. So let us move on to example number 2 now. It is example 11.2. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. अब पोर्टर, पोर्टर क्या होता है? कूली. ठीक है? रेलवे स्टेशन पे जो कूली होते हैं, जो सामान उठाते हैं, उनको हम बोलते हैं पोर्टर. सो पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 मीटर above the ground. याद होगा लास्ट क्लास में मैंने 3 सिचुएशंस लिए थे, उसी 3 सिचुएशन में से एक का ही है. ठीक है? ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने का है? 15 kg का है. पोर्टर इसे उठाता है. ठीक है? सपोज दिस इज पोर्टर एंड नाउ द पोर्टर लिफ्ट दिस लगेज. और उसे कहां पे पुट कर रहा? अपने हेड पे पुट कर रहा. उसका हेड यहां पे. सो दिस डिस्टेंस इज 1.5 मीटर. तो पोर्टर क्या करता है? इसको उठाता है और अपने सर पे रख लेता है, इस जगह पे रख लेता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वर्क डन. तो भाई देखो, पोर्टर को ये लगेज उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा. वंस ये बात समझ में आई, द पोर्टर हैड टू अप्लाई सम फोर्स टू लिफ्ट द लगेज. ये बात क्लियर है? इस पोर्टर को इस सामान को उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ा होगा. और कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा?
जितना इस सामान का वेट होगा, ठीक है, इस सामान का जितना वेट होगा, देखो एक्चुअल में तो ये हमें अजीब सा लगता है कि भाई इस सामान का जितना वेट होगा अगर हम उतना ही फोर्स लगाएंगे तो ये सामान ऊपर कैसे उठेगा। तो एक्चुअली में हम उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बट फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम उतना ही फोर्स लेके चलते हैं, ठीक है। सो फोर्स अप्लाइड बाय पोर्टर टू लिफ्ट द लगेज, so force applied by porter to lift the luggage is equals to weight of the luggage। और लगेज का वेट क्या होगा, ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो मास इज 15 kg और g अगर हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो इट इज 150 न्यूटन। अगर हम g को क्या ले लेते हैं, अगर हम g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये जो फोर्स अप्लाइड बाय द पोर्टर होगा ये क्या होगा, 150 न्यूटन। यहां तक क्लियर है भाई सभी को। सो नाउ वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो इट इज 150 इंटू 1.5। पॉइंट हटा नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 इंटू 15 इज 225। तो द आंसर इज 225 जूल। इज इट क्लियर? Once is my voice clear now?
next topic will be energy. So energy क्या होता है? It is the capacity to do work. The capacity to do work is called energy. या हम बोल सकते हैं an object is able to do that much of work for which it has energy. ऑब्जेक्ट के पास जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही काम कर पाएगा. ठीक है. नाउ वन थिंग टू बी नोटेड इज दैट SI unit of work and energy is same. SI unit of work and energy is same. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा? SI unit of energy क्या होगा भाई? अगर वर्क और एनर्जी दोनों का SI यूनिट सेम होता है, सो व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? इट विल बी जूल. JOULE, जिसे हम कैपिटल J से डिनोट करेंगे. ठीक है. द SI यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी जूल, जिसे हम कैपिटल J से डिनोट करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? So what is 1 joule of energy? So it is the energy required to do 1 joule of work. One joule of energy is the energy which is required to do 1 joule of work. ठीक है. Also एक और चीज नोट करके रखना है, कभी कभी एनर्जी के लिए हम बिगर यूनिट्स यूज करते हैं, किलो जूल यूज करते हैं. So 1 kilojoule is written as 1 kJ, which is equals to 1000 joule. ठीक है. This you have to keep in mind. So have everyone copied this? Fine. So let us move ahead.
Next topic is different forms of energy. तो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, नाउ वन मोर काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत सारे एनर्जी के टाइप्स होते हैं. सो वन ऑफ देम इज मैकेनिकल एनर्जी. सो मैकेनिकल एनर्जी consists of two type of energy, kinetic energy and potential energy. So this we have to study now. ठीक है, बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमें ज्यादा नहीं ध्यान में रखना है, बट this one we have to study in detail. What is mechanical energy? Mechanical energy, we will be studying two kind of energy, kinetic energy and potential energy. So is it clear to everyone? सो नेक्स्ट अब हम एक एक करके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, okay, so next is kinetic energy. Write the heading kinetic energy. So what is kinetic energy? देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है ना, तो उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सपोज कोई मेरे ऊपर एक स्टोन थ्रो करता है. ठीक है, तो अगर वो धीरे से थ्रो करेगा, अगर स्टोन जो होगा वो स्लोली आके मुझे हिट करेगा, तो शायद मुझे चोट नहीं लगे. बट सेम स्टोन को अगर बहुत फास्टली मुझे आके हिट करता है, सो आई विल बी सीवियरली इंजर्ड. सो द पॉइंट इज दैट जब whenever something is in motion, it possesses a kind of energy. उसके पास एक तरह का एनर्जी होता है. इसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. सो एनीथिंग विच इज इन मोशन विल हैव काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अपने मोशन के वजह से उसके पास एक एनर्जी होगा जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. वो जितना फास्ट मूव करेगा उसके पास उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, और जितना स्लो मूव करेगा उसके पास उतना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा. ठीक है, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट इज present
in an object due to its motion. Thus, we can say that kinetic energy of an object at rest is zero. अगर कोई भी चीज मूव नहीं कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी. फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? के ई, या इसको इस तरह से भी लिखा जाता है ई और नीचे में ऐसा छोटे में के लिखा जाता है, इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, जहां पर m जो होता है इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट and v is velocity of object. So kinetic energy क्या? It is present in an object due to its motion. देखो बुक में ना बड़ा ही मतलब डिफरेंट टाइप का डेफिनेशन होता है. बुक में ऐसा होता है, द एनर्जी possessed by an object by virtue of its motion is called kinetic energy. और उसका मतलब यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी. तो इट इज अ डेफिनेशन इन सिंपलेस्ट टर्म. द एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, इज इट क्लियर? सो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.